हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मुझसे स्वस्थ होंगे एवं आप सभी की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। कहीं आप यदि आपका भी सपना कहीं है इंडियन आर्मी में जाने का और सोच रहे हैं कि 2026 में सिर्फ वर्दी पहन ले, तो आपके सपनों को साकार करने के लिए हम आ गए हैं। आपका अपना प्यारा मित्र सखा कह सकते हैं, जो कि आपको डेली के सुबह के 6:15 में अर्थात 6:15 आपको बतलाएंगे आर्मी के प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 प्रश्न, जिसमें कि आपको सामान्य ज्ञान, मैथ और इंग्लिश जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे बतलाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास बिना किसी तरीके प्रश्नों के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं भूल जाते हो। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा एवं चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में जो बेल आइकन आएगा उसे दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। और आपके सपनों को उड़ान भरने के लिए हम आ गए हैं, आपके साथ रहेंगे खड़े और हमेशा रहेंगे। ये जो टेस्ट है वो लगभग 30 दिन चलेगा, जिसमें कि डेली के 50 प्रश्न दिए जाएंगे। अगर ये 300 सेट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 45 प्रश्न आपके पूरा बन जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो 20 से 25 में ही बन जाता है। लेकिन आपका हम कोशिश करेंगे कि 45 अगर प्रश्न बनता है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपके शरीर पे जो है वर्दी रहेगा। तो यहाँ जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो है ऋषभ सर, जो कि खुद 2 से 3 बार इंडियन आर्मी का एग्जाम निकाले हैं, साथ ही ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम निकाले हैं, लेकिन आपके सपनों को साकार करने के लिए वो उसमें नहीं जा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। चलें तो चलिए, आज है प्रैक्टिस सेट टी, तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसको नहीं किए हैं तो पहले जाइए प्रैक्टिस सेट 1 कीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट 2, फिर आज चलेगा प्रैक्टिस सेट 3। और इस प्रैक्टिस सेट से करने से आपको 45 प्लस एकदम होना जाहिर सी बात है। तो समय को नहीं गंवाते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 50 है और टाइम बहुत कम है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, किधर गया हूँ, वीडियो ठीक है। तो बनाने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें 15 मैथ, 5 रीजनिंग और 15 साइंस और 15 जीके है। ठीक है, तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं। कहाँ चल नहीं रहा। ठीक, बनाइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए बनाते हैं और आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 0.3467 और कितना है प्लस 0.1333। इस पे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे रहेगा कि 0.5 पावर इस पे रेकरिंग रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5555 आता ही रहेगा, मतलब अनंत है इसका मतलब, ये चिन्ह का मतलब। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.34676767 ई चलते रहेगा। इसको भी लिख सकते हैं 0.13333333, इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है करने के लिए, ऐड यानी कि जोड़ करने के लिए बोल रहा है। इसको जोड़िए, जाहिर सी बात है जोड़िए इसको। 7 3 10 बाकी रल 1, 6 3 9 1 10 बाकी रल 1, 7 3 10 बाकी रल 7 3 10 1 11 बाकी रल 1, 6 3 9 1 10 बाकी रल 1, 7 3 10 11 बाकी रल 1, 6 3 9 1 10 बाकी रल 1, 4 3 7 1 8 और 3 1 4 0। तो देखो क्या आ रहा है, 0.480101
देखिए 0101 आ ही रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4801 पर रख, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 0.4801, 0.4801 ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको बना लीजिएगा, अगर नहीं बना तो इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोर्ड मास है, कल एक बोर्ड मास के भी क्वेश्चन बनाए थे और आज भी एक बोर्ड मास है। बोर्ड बनाइए, कमेंट कीजिए, देखते हैं कमेंट में। बोर्ड मास, बोर्ड मास बनाने से पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए बोर्ड मास है क्या, BODMAS, बोर्ड मास है ना। पहले किसका क्रिया होगा, ब्रैकेट का, उसके बाद और मतलब का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा का। तो इसमें देखो पहले क्या दिया, 1 + 1 भागा 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 भागा 2, इसको 1 + 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, भाग का मतलब बटे। तो ये लघुत्तम कीजिए, नहीं कुछ नीचे में कितना रहता है 1, तो 1 और 2 का एलसीएम हुआ 2, यहाँ लिख सकते हैं 2 + 1 यानी कि 3/2, 3/2, इतना का मान क्या हुआ 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 भागा 3/2, तो हम जानते हैं कि भाग को जब भाग का उल्टा गुना, भाग का उल्टा गुना, तो भाग का उल्टा गुना, तो 2 चल गया ऊपर और 3 आ गया नीचे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3, 2/3, तो यहाँ तक का मान आया 2/3, 2 कभी बोर्ड मास आए तो पीछे से सोल्व कीजिएगा, तो 2/3। अब क्या है 1 प्लस, इसको कीजिए तो 3 + 2 यानी कि 5/3, 5/3, इतना का मान आया 5/3, इतना का मान कितना आया 5/3। अब क्या है 1 भागा 5/3, अब हम जानते हैं 1 भाग का उल्टा गुना, भाग का उल्टा गुना, 3/5, 3/5, तो 3 से गुना 1 में कीजिएगा 3, अब बटे 5, इसका आंसर आया 3/5। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 3/5, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा बोर्ड मास आएगा, ऐसा भी है कैसा भी है बनना चाहिए, रख लिया याद रहेगा। पहले ब्रैकेट की क्रिया, उसके बाद का की क्रिया, उसके बाद भाग की क्रिया, उसके बाद गुना क्रिया, उसके बाद जोड़ की क्रिया, उसके बाद घटा क्रिया, और बोर्ड मास के पीछे से सोल्व करते हुए चलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात वाला है। बनाइए अनुपात, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा फिक्स है ना, बनाइए बराबर वाला, कमेंट कीजिए, देखते हैं कमेंट में। बनाइए कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, 2a = 3b = 7c, तब a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। कभी भी ऐसा आ जाए कि 2a = 3b = 7c, तब पूछेगा a अनुपात b अनुपात c, अगर बराबर में रहे, अनुपात में पूछे, कुछ नहीं करना, कुछ का जगह कौन सी करना है, अगर a का मान निकालेंगे तो a को ढक देना, गुना कीजिए 7 या 21 हो गया a का मान 21, ठीक। उसके बाद अगर b का मान निकालेंगे, b को ढकिए, गुना कीजिए 7 दूना 14, जो बचा उसको गुना करेंगे। c को निकालना है तो c को ढकिए, c को ढक दिए, उसके बाद गुना 3 दूना 6, 3 दूना 6, हो गया उत्तर 21:14:6, 21:14:6, 21:14:6, तो 21:14:6 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा हिसाब, तो लेकिन ऐसा क्वेश्चन एगो आएगा, कभी भी बराबर में रहे, कभी भी बराबर में रहे और अनुपात में पूछे, जिसका मान निकालना उसको ढक देना है, जो बचा उसको गुना कर देना, बस खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, दो आदमी, उम्र आयु है या तो अनुपात ही बोल सकते हैं इसको, दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 है, 7:13 है, तब उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। इसको x मान के बना सकते हैं, जैसे क्लास 8 में हम लोग पढ़े तो माना कि अनुपाती संख्या x है ना, माना कि P के x Q के y, तो वैसे हम पढ़ते थे क्लास 8 में, लेकिन कंपटीशन में ऐसे बनाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। बाय ऑप्शन तोड़ सकते हैं, इसको सेकंडों में खत्म कर सकते हैं। देखो दो आदमी P और Q का अनुपात कितना है 5:7 है,
8 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात कितना है 7:13, तब उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए हम लेते हैं कितना है 15 और 21, 15 और 21, अगर 15 को काटिए 5 का 3 से काटिए कितना बार है 5 बार में, इसको अगर 3 से काटिए कितना 7 बार में, नहीं कहा 5:7, तो 5:7 तो है, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन 8 वर्ष अगर पहले कीजिए, 8 वर्ष पूर्व कीजिए, 8 वर्ष पहले कीजिए, तो 8 वर्ष अगर पहले करेंगे तो 15 में से 8 गया कितना होगा, 15 में से 8 गया 7, ठीक। और 21 में से 8 गया कितना हुआ 13, ये भी आ गया 13:7, ये भी आ गया, ये भी दोनों देखो प्रूव्ड हो गया है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट ऐसे करके बनाइए, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए तो आप लोग बनाए, प्रतिशत का हिसाब है, बहुत अच्छा हिसाब है, बनाइए तो। रखिए ना, बिना किए रख दीजिए, कभी कभी प्यास भी लग जाता है, कभी कभी प्यास भी लग जाता है, रख दीजिए। चलिए देखते हैं प्रतिशत के हिसाब क्या है। यदि ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है और डी ए से 20% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी कि 4 गो ऑप्शन दिया है, इनमें से बोला कौन सही है, 3 गो गलत है, 1 सही है। इसको कैसे देखिए बनाते हैं, क्या क्या है, ए है, बढ़िया से समझना, बढ़िया से समझाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ए है, उसके बाद क्या है, बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी, डी भी है ना, डी है कि ना, हाँ डी है। उसके बाद देखो ए बी से 75% अधिक, के ए जो है किससे अधिक है, बी से। अगर ये बी मान लेते हैं 100 है, तो बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए कितना 75%। अगर 100 का 75%, 75, तो ए जो है बी से 75% अधिक है, तो 175, ठीक। यहाँ तक में कहीं को दिक्कत नहीं। उसके बाद सी डी से 40% कम है, यानी कि ये सी है डी से 40% कम है, ठीक है। और डी ए से 20% अधिक है, ई जो डी है ई ए से 20% कम है, यानी 175 का पहले 20% निकाल लो, 20/100, 20×5 100, काटिए तो 5×3 = 15, और 5×3 = 5, 5×3 = 2 हो जाए, 5×5 = 35, 175 का 20% कितना हुआ 35। लेकिन 175 डी जो है डी ए से 20% अधिक है, ये जो डी है इससे 20% अधिक, तो 175 के 20% हुआ, देख रहे कितना 35, तो इससे कितना 35 अधिक है, तो 35 जोड़ दीजिए, 5 5 10 बाकी रहल 1, और 7 3 10 1 11 बाकी रहल 1 1 1 2, नहीं कितना डी मतलब कितना है, डी है 210। यहाँ तक में कहीं को दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। यहाँ तक में थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखो क्या करेंगे, उस ये उड़ गया क्वेश्चन में उड़ गया, एक क्वेश्चन में उड़ गया, ये तो आ रहा है सर, इसको इरेजर पे दिया, बस क्वेश्चन में डिलीट हो गया। हाँ ठीक, देखते हैं कितना डी कितना 210, डी कितना 210। अब ये देखिए बोला कि सी डी से 40% कम, ये जो सी है डी से 40% कम है, तो 210 का पहले 40% निकाल लो, 40%, तो 40%, 40/100 ऐसे काट सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे क्या करें 0 0 कैसे दिया 84, यानी कि 210 से 84 कम है, घटाइए, ये हुआ 6, ये हुआ कितना, ये हुआ 6, ये हुआ कितना 6, और इसके बाद ये हुआ 2, और इसके बाद 126, यानी कि सी का मान कितना हुआ 126। यहाँ तक थोड़ा मोड़ा दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला ए बी से 75% अधिक है, ए जो है इससे 75% अधिक है, तो 100 का 75% 75, इससे अधिक है 75 175। उसके बाद सी डी से 40% कम है, डी ए से 20% कम है, ये जो डी है ये ए से 20% अधिक है, तो इसका 20% हुआ 35, तो इसे 35 अधिक 210। उसके बाद सी जो है डी से 40% कम है, तो 210 का 40% हुआ 84। उसके बाद इससे कम है 210 में 84 घटाए 126। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक मान कितना 175, बी मान कितना 100, सी का मान 126, डी का 210। यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कहता कौन सही है, कौन सही। अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है 25 बी,
बराबर कितना 21C, 25B और 21C। अगर हम B/C करते हैं, B/C, तो B का मान कितना है 100 और C का मान कितना है, C का मान कितना है 126। जब इसको काटेंगे 50, इसको काटेंगे कितना आ गया 63, यानी कि B का मान आना चाहिए 50। B का मान 50 है ना, गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर C लेते हैं। B का मान कितना आना चाहिए, B का मान देखो कितना है 50 और C का मान कितना है 63, ऑप्शन नंबर C। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार खुद से बनाइएगा, वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बनाओ तो इसको बनाइए। एक सेल्समैन एक घड़ी को 9% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 140 अधिक है तो 5% के लाभ होता है, घड़ी का लागत मूल्य कितना था। बनाइए, इसको बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए, देखते हैं। एक सेल्समैन एक घड़ी को 9% की हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 140 अधिक। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 में एक करवाए थे, है ना। तो ऐसा रहेगा कभी भी 140 अधिक है, 140 अधिक है, और यहाँ कितना 9% की हानि, यहाँ कितना 9% की लाभ। अगर रहेगा, देखो अगर रहेगा हानि और एक रहेगा लाभ, ऐसे तो अक्स का मान के बनाएंगे बहुत पागल हो जाएगा। एक रहेगा हानि, एक तरफ रहेगा लाभ, इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। अगर रहेगा ऐसा ऐसा में लाभ, क्या रहेगा लाभ, इधर रहेगा लाभ, दोनों तरफ रहेगा लाभ, क्या करना है, घटाना, क्या करना है, घटाना। अगर रहेगा हानि, क्या रहेगा हानि, इधर भी रहेगा हानि, इधर भी क्या रहेगा हानि, तो क्या करना है, घटाना, क्या करना है, घटाना है। तो इसमें क्या है, एक तरफ है हानि, एक तरफ है लाभ, एक तरफ है हानि, एक तरफ है लाभ, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 5 14, करे मूल कर कितना मूल है, लागत मूल 100 है ना। काटिए, एक 10 बर्ती में 10 नहीं, कितना, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा सब क्वेश्चन कैसे उड़ा दीजिए, प्रैक्टिस सेट 1 में करवाया। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखें, प्रैक्टिस सेट 2 नहीं देखे, पहले प्रैक्टिस सेट 1 देखिए, फिर प्रैक्टिस सेट 2 देखिए, हर एक प्रैक्टिस से वहां क्वेश्चन लड़ेगा, इतना कंफर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते, बनाइए इसको। एक कंपनी 3 तरह के कर्मिक बट्टे प्रदान करती है। एक कंपनी है, वो 3 तरह के कर्मिक बट्टे प्रदान करती है। एक पहला बट्टा है 25%, 15%, दूसरा है 30%, 10%, तीसरा है 35% और 5%। निम्नलिखित में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा होगा। यानी कि बोल रहे एक कंपनी है, वो अपने मतलब कि कोई मतलब सामान जैसे बेच रहा है, ये तो मतलब कुछ मतलब विक्रय मूल्य कुछ बेच रहा है, तो वो जो है 3 तरह के बट्टा प्रदान करता है। तो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अधिक होगा, तो ग्राहक के लिए वही बट्टा सबसे अधिक होगा जिसमें ज्यादा उसको छूट मिल रहा है, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं बना करके। तो 3 तरह के कर्मिक बट्टे, पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। देखो 25% है और कितना है 15%। आई देखो, इसको एकल बट्टा निकालने के लिए जानते हैं, इसको अनुपात से बना सकते हैं, या तो सूत्र याद रखिए 25 अब प्लस कितना 15 और घटा 25 गुना 15 बट्टे 100। एकल बट्टा निकालने के लिए सूत्र है ना, उसके 25 10 35 40 40 यानी कितना हुआ 25 चौके 100, 25 चौके 100 और चरतिया 12, चरतिया 12 कितना बचा 3.7 है ना, कितना हुआ 37 यानी 36.3 इतना प्रतिशत। यानी कि पहला बट्टा पर इसको कितना छूट मिल रहा है, छूट मिल रहा है 36.3%। अब दूसरा चेक करते हैं। अगर दूसरा हम चेक करेंगे 30 10 40 घटा 30 गुना 10 बटे 100, 0 0 0 खत्म हो गया, कितना हुआ 40 में से 3 गया, कितना 37%। यानी कि दूसरा बट्टा कितना हुआ 37%। यानी कि दूसरा बट्टा कितना छूट मिल रहा है 37%। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं तो कितना है 35 5 40 घटा 35 गुना 5 बटे 100, इसको काटे कितना बार 20 बार में, 5 सत्ते 35, 5 चौक 40, तो 40 5 चौक 20 माइनस 7 में 7 7 4 दूना 8, यानी कि मतलब कितना होगा 4 दूना 8, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, यानी कि 1 पॉइंट कितना होगा 1 पॉइंट कितना हुआ 2 4 4 का 4 3 बचा 7 चौक 28, यानी कि कितना 1.7, तो कितना हुआ 38.3। तो बताइए इस पे मिला, पहला मिला 36.3 का डिस्काउंट और दूसरा पे मिल रहा है 37% की डिस्काउंट और तीसरा पे मिला 38.3% की डिस्काउंट। तो सबसे ज्यादा किस पे हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तीसरा नंबर बट्टा। तो हम तो मेरे लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन होगा, सबसे अच्छा बट्टा मेरे लिए कौन होगा, तीसरा, जिसपे ज्यादा छूट हमको मिल रहा है। वही बोले निम्नलिखित में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो कौन है तीसरा नंबर कौन है, थर्ड ऑफर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा है कि नहीं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और बनाए होंगे आप लोग, समझे भी होंगे। एक बार बनाइएगा, फिर से बनाइए वीडियो देख करके। क्वेश्चन नंबर कितना, 8, 8 नहीं जी, चलिए। कोई धनराशि बनाइए, तो साधारण ब्याज क्वेश्चन है। कोई धनराशि 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है, वही धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी। मैंने थोड़ा क्वेश्चन है बढ़िया ना। कोई धनराशि, पता नहीं कितना धनराशि, लेकिन 3 वर्ष में जो है 37,200 हो जाती है, यानी कि कितना धनराशि पता नहीं, लेकिन 37 से कितना, 3 वर्ष में 37,200 हो जाती है और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। तब बोला वही धनराशि पर, यानी जितना धनराशि था वही धनराशि पर 8 वर्ष में 6% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। पहले हमको धनराशि निकालना पड़ेगा, तो बतलाइए 5 वर्ष में कितना हो जाता है। 5 वर्ष में हो जाता है 42,000, कितना, 42,000। और 3 यानी कि 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 37,200, 37,200। इसको घटाइए तो कितना हुआ, 2, इधर कितना हुआ देखिए तो 0, 0, 8, कितना हुआ 4, यानी कि 2 वर्ष में कितना 4800। एक वर्ष में निकालिए साधारण ब्याज, पहले एक वर्ष का निकालिए 2400। तो ये जो निकला एक वर्ष का साधारण ब्याज निकला कितना, 2400 रुपया। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकला, 2400 रुपया। तो इससे भी चल सकते हैं, इससे भी चल सकते हैं, हम इससे चलते हैं, छोटा है कि ना। तो 3 से अगर गुना कर देंगे इसको, कितना हुआ 3, इधर कितना हुआ 24 तिया 72, 24 तिया 72, यानी कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना आता है, 7200 रुपया। 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होता है, 7200 रुपया। तो हमको निकालना है, पहले हमको निकालना है, देखो 3 वर्ष में साधारण ब्याज SI कितना हुआ, 7200 रुपया, ठीक है। तो 3 वर्ष में मिश्र धन कितना दिया, यानी अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है कितना है 3, 7, 2, 37,200। इसमें अगर घटा देंगे अमाउंट में, अगर साधारण ब्याज को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, मूलधन निकलेगा, है ना। तो इसको अगर घटाएंगे तो 3,7,200 और कितना 7,200, घटाइए 0,000, यानी कि 30,000, है ना। 30,000 रुपया निकला, कौन सी, मूलधन। तो मूलधन कितना हुआ 30,000। अब मूलधन इतना दिया है, समय इतना दिया है, रेट कितना दिया है 6%, साधारण ब्याज निकाल देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है कौन सी, मूलधन। तो मूलधन कितना 30,000 रुपया, मूलधन गुना समय, समय कितना दिया 8 वर्ष, और रेट कितना दिया 6% बटे 100, 1 0 खत्म, 1 0 खत्म। अब 8 48, और 48 गुना 3, 8 या 24 का 4 बाकी रह 2, 4 या 12, 2 14, 144। देखिए 144 कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं किया, पहले जो है 3 वर्ष में दिया था इतना मिश्रधन, 5 वर्ष में इतना मिश्रधन, उसके पहले निकालने क्या, पहले मूलधन निकाल लिया, उसके बाद मूलधन निकाल के इसमें बैठा दें, साधारण ब्याज निकल गया, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे ना, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा। किसी बनाइए तो इसको, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है, तब वही राशि उसी ब्याज दर पर उतने ही समय में कितना ब्याज देगी। बनाइए इसको, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और फिर साधारण ब्याज पूछ रहा है, इसको बनाइए, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए इसको। एक किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से, यानी कि रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 4%। उसके बाद टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष दिया है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कितना दिया है, 1530। तब वाला वही राशि उसी ब्याज दर पर उतने ही समय में कितना ब्याज देगी। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मूलधन। क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन। तो बताइए 4% को लिख सकते हैं 1/25, 1/25 से। ये हुआ मूलधन, ये हुआ मिश्रधन, ये हुआ CI, है ना। तो मूलधन कितना हुआ 25 और मिश्रधन 25, 1 26, मिश्रधन 26, कितना वर्ष में
2 वर्ष में 2 से गुना करेंगे, 3 वर्ष रहता तो 3 वर्ष से गुना करते, 4 वर्ष रहता तो 4 वर्ष गुना करते। तो 25 गुना 25 कितना हुआ 625, और 26 गुना 26 676, तो ये कितना हो गया 676 में अगर 625 घटाएंगे तो हुआ कितना 1 5 1 5 यानी 51, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 51। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज देखो, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 1530, तो चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज के साथ करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 51। उसके बाद निकालना हमको मूलधन, तो मूलधन कितना है 625, 625 काटिए इसको, कितना बार में कटेगा 3 बर्ती में ना, 3 यानी कि 30 बर्ती में गुना कीजिए, पचतिया 15 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, छतिया 18 यानी कि 18,750 रुपया कौन सी निकला मूलधन। तो मूलधन कितना निकला 18,750 रुपया। तब हो रहा वही राशि यानी कि 18,750 रुपया उसी ब्याज की दर पर उतने ही समय में, तो मूलधन कितना है 18,750। उसके बाद उतने उसी ब्याज की दर पर कितना 4%, उतने ही समय में, कितना समय में 2 वर्ष में, 2 वर्ष में बोला साधारण ब्याज निकाल दीजिए इसको, काटिए 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कितना बने 5 वर्ती में, पचतिया 15, उसके बाद कितना हुआ पचतिया 15 3 5 सते 35 5 सते 35 बचा 2 पचे 25 375 गुना 4, 375 गुना 4 के 5 चौक 20 बाकी 2 7 चौक 28 2 30 बाकी 3 4 तिया 12 3 15, यानी कितना निकला साधारण ब्याज 1500 कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो समझे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 या 11 होगा, बनाइए इसको। समय कार के हिसाब है, ए तथा सी मिलकर एक कार को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी तथा ई मिलकर समान कार को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए तथा ई मिलकर समान कार को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। तब बोले ए सी तथा ई मिलकर समान कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, बनाइए इसको, बहुत फेमस हिसाब है कि क्वेश्चन, बनाइए। बोले देखो ए तथा सी यानी कि एक है ए और एक है सी, दोनों मिलकर इस कार को कितना दिन में करेगा 120 दिन में, कितना दिन में 120 दिन में, ठीक है। ए तथा सी मिलकर एक कार को कितना दिन 120 दिन में। उसके बाद सी तथा ई, सी एक सी है और एक ई है, उसी कार को कितना सी तथा ई उसी कार को कितना दिन में करेगा 80 दिन में, तो 80 दिन में, ठीक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसी काम को ए तथा ई, एक ए है और एक कौन है ई है, उसी काम को ए तथा ई मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 160 दिन में, 160 दिन में। इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लीजिए, 120 और 80 और 160 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिए कितना बार में कटेगा 160, 240 के नहीं कटे 240 से कट देगा उससे 480, देखते हैं एलसीएम अगर 480 होता है तो 480, तो बर चौक 48 4 वर्ती में और 8 छक 48, ठीक है, और 16 48 3 है ना, एलसीएम डायरेक्ट लीजिए, है कि नहीं, कितना हुआ 4:6:3। अब बोला कौन सी ए तथा ए सी ई मिलकर समान कार को, अच्छा बतलाओ, ए गो ए, एक ए, दो गो ए, और यहाँ सी एक सी एक, दो गो सी और ई यानी कि 2a प्लस ई प्लस सी, यानी कि 2 गो ए और 2 गो ई और 2 गो सी मिलकर काम को कितना दिन में करेगा 6 4 10 3 13 दिन में। तो जाहिर सी बात है कि एक अल्लाह सी और एक अल्लाह मतलब अकेले कितना कितना 6.5 दिन में करेगा, 6.5 दिन में करेगा, इसे गुना कर दीजिए, भाग दीजिए 6.5। उसके बाद अगर ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 बैठेगा, काटिए 13 काटिए, 55 काटिए कितना बार में 13 बार में, ठीक है, 55 काटिए इसको, 5 9 45 बचा कितना 3 5 6 30 5 6 30 एगो 0 कितना हुआ 960/13। तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा सब थोड़ा लेंदी हिसाब था, लेकिन फिर भी सब इंपॉर्टेंट पूरा फेमस हिसाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 11 होगा, सॉरी 11 होगा, 11 या 12 होगा। देखो रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है, एक लड़का है रोहित और एक लड़का है दिनेश, वो कितना किलोमीटर दूर है 64 किलोमीटर दूर है।
रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। रोहित जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है, और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, मतलब प्रति घंटे चल सकता है। यदि वो एक दूसरे को यात्रा कर रहे हैं, एक दूसरे की और यात्रा कर रहे हैं, तो कितने घंटे में मिले। एक लड़का का नाम है रोहित, देखो यहाँ पे, ये है, मान लेते कौन है, रोहित, ठीक। और ये कौन है, दिनेश, ये कौन है, दिनेश। समझना, बढ़िया समझा देंगे इसको। एक है रोहित और एक है दिनेश। इस दोनों की दूरी कितना है, तो दूरी है 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर। एक है रोहित, एक है दिनेश, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं, दूरी कितना, 64 किलोमीटर। ये रोहित है, ये रोहितवा का, यानी कि रोहित का चाल कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी जाएगा, 15 किलोमीटर, 15 का रफ्तार से जा रहा है 1 घंटा में। उसके बाद दिनेश का कितना चाल है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिनेश है 1 घंटा में कितना जाएगा, 17 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे की ओर चला है, रोहित दिनेश की ओर जा रहा है और दिनेश रोहित की ओर आ रहा है। तो मतलब कि दोनों जो है कितना कितना घंटा, यानी कितना समय में मिलेगा। तो ठीक है, देखो, अगर समझना, अगर यहाँ लिखो, अगर कभी भी अगर ट्रेन आ जाए या तो कोई व्यक्ति आ जाए, कि मतलब अगर इधर ही जा रहा है और इधर ये आ रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, चाल जोड़ देना। चाल क्या करेंगे, जोड़ना है। चाल कौन सी करना है, जोड़ना है, चाल जोड़ना है। अगर समझना, अगर अगर एक व्यक्ति इधर जा रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भी इधर जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल घट जाएगा। चाल क्या होगा, घटाना है, चाल घटाना, 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 चाल घटाना है। लेकिन अपोजिट, यानी कि उधर से भी आ रहा है, इधर से भी, तब चाल जोड़ना है। तो बताओ, रोहित किधर जा रहा है, दिनेश की ओर, दिनेश किधर आ रहा है, रोहित की ओर। तो बताओ चाल क्या करे, जुटेगा। हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो बता, दोनों की दूरी कितना दिया है, 64 किलोमीटर। अब बता, रोहित इधर जा रहा है, दिनेश इधर है, दोनों जुट जाएगा, कितना हुआ, 15 17 32, 15 17 32, काटिए, सापेक्ष चाल 32, तो कटिए, 32 गुना 64, यानी कितना घंटा, 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा में वो आपस में मिलेगा, है ना, 2 घंटा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझे होंगे, बहुत अच्छा हिसाब का, है कि ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, बनाइएगा हिसाब। क्वेश्चन नंबर 12 नौ धारा की क्वेश्चन है, बनाइए इसको, इसको बना कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोग के भी, बढ़िया हिसाब है। क्यों लिख रहा है सर, हाँ। बनाइए, कमेंट कीजिए। एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल और 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति क्या है ना। क्वेश्चन तो लेवल में है, मेरा सेट में क्वेश्चन लेवल में रहेगा। अगर मेरा सेट में 50 में, अगर 50 जैसे क्वेश्चन है, 50 में आप लोग को 20 प्लस आ रहा है, मेरा सेट में 20 प्लस आ रहा है, तो कन्फर्म रिजल्ट होगा, कन्फर्म लिख के ले लो, कन्फर्म होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा लेवल में लाते हैं, जीटी सब लेवल कर लाते हैं। 20 प्लस अगर आप लोग कर रहे हैं, पक्का रिजल्ट होगा। और वहाँ अगर यहाँ 20 प्लस कर रहे हैं, तो पक्का हम लिख के देते हैं 40 प्लस करके आइएगा, 40 45 एकदम कन्फर्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जीके जीएस का जो हम डिस्कशन करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन लाते हैं वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बात नहीं। जो हम लिखते हैं, अदर लिखते हैं, वो क्वेश्चन कीजिएगा, और जो लाते हैं उसको भी कीजिएगा। तो कोनो से कोनो फंसे जाएगा, जैसे गुप्त वंश आया, तो गुप्त वंश का पूरे लिख दिए, कहाँ के था संस्थापक, कहाँ को, पूरा लिख दिए। अगर गुप्त वंश से आना होगा तो पक्का आएगा, कोनो से कोनो लड़िए जाएगा। इसलिए बोले, जो डिस्कशन करते हो उसको लिखिएगा कॉपी में, उसको याद कीजिएगा, ये मेरे साथ बोलते रहिएगा, है कि नहीं। जो 20 प्लस कर रहे हो पक्का रिजल्ट होगा, है कि नहीं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक नाव, कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल। देखो एक नाव है कि नहीं, पहले बताओ हमको, धारा के अनुकूल इतना है, प्रतिकूल बोला कि प्रतिकूल, प्रतिकूल, अगर अगर समझना, प्रतिकूल मतलब क्या हुआ, अगर नाव इधर जा रहा है तो पानी किधर, पानी धारा इधर, है ना।
तो बताओ, नाव अगर उधर जा रहा है और पानी यानी कि धारा, पानी की धारा इधर, बताओ चाल घटेगा कि जुटेगा? चाल घटेगा जुटेगा? क्योंकि और स्पीड को कम नहीं जाएगा तो चाल घट जाएगा, चाल कम गया यानी कि चाल घटेगा, चाल घटेगा। ठीक, उसके बाद देखो अनुकूल, 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 अनुकूल मतलब ये हुआ कि इधर अगर नाव जा रहा है और उसके बाद धारा भी इधरे है, दोनों एक ही दिशा, नाव और धारा की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, तो मान लेते हैं नाव की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा 5, तो हो गया कितना 15, और स्पीड ना हो जाएगा कितना, चाल चाल किंच होगा, चाल जुटेगा, चाल जुटेगा, चाल जुटेगा, चाल जुटेगा। तो ये क्वेश्चन है, एक नाव कुल 52 मिनट में, 52 मिनट में, 52 मिनट का मतलब क्या हुआ, 52 समय, समय 52 मिनट, सब घंटा में दिया है तो इसको घंटा में बदलिए, 52/60, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं, तो 52 मिनट में है ना, तो 52 मिनट, समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितना दिया, धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर, ये 10 हो गया, 10 किलोमीटर, और प्रतिकूल और धारा के अनुकूल कितना, 11 है, 11 है। तो बोला है कि यदि धारा की गति, धारा गति दिले है, धारा गति दिया है, y का मान, अगर नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो y का मान कितना दिया है, 5, तो बतलाओ हमको 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल कुछ घटेगा, तो अगर x, अगर नाव की चाल x है, नाव की चाल नहीं पूछ रहे, नाव की चाल x है और धारा की चाल कितना, धारा की चाल कितना है, धारा की चाल है, धारा की चाल कितना है, 5 है, धारा की चाल 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो बताओ यहाँ पे अगर नाव की चाल x है और धारा के अनुकूल यानी कि नाव और धारा की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, तो जुटेगा यानी कि 5 है। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते करते पता चलेगा बहुते हो गया है कि नहीं, इसको ऑप्शन पुट कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर मान लेते हैं ए रखते हैं। यहाँ बोला धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी कि नाव प्लस, प्लस धारा, नाव प्लस धारा के अनुकूल नाव की गति क्या है, नाव की गति क्या, इसका मान पूछ रहा है। अगर हम 30 को लेते हैं तो 30 के 30 दोनों x प्लस y का मान हुआ कितना, 30, x प्लस y का मान कितना 30, और y का मान कितना दिया 5, y का मान कितना दिया 5, y का मान दिया है 5, y का मान 5, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना 25 है ना, 25 होगा, x का मान 25 होगा, इसमें 25 जब रखेंगे 25 में से 5 गया कितना होगा 20, तो 10/20, 25 और 5 30 यानी कि 11/30, काटिए 10 दूना 20, तो कितना हुआ 1/2 प्लस 11/30, तो लघुत्तम लीजिए 30, 30 हुआ, और बाद कितना हुआ 30 यानी कि 15 प्लस 11 यानी कि 26/30, 26/30, अगर इसको भी काटेंगे कितना हुआ 26/30, देखो दोनों पटा बराबर हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर कौन रखा है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा लेवल में क्वेश्चन है लेकिन ये सब क्वेश्चन कीजिएगा, छोटका क्वेश्चन ऐसे खत्म हो जाएगा, तो समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतार लीजिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हल्का है, इसको बनाइए, कमेंट में कीजिए बना करके, कमेंट कीजिए इसको बना करके, सिंपल हिसाब में बनाइए, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, बनाइए। कहाँ कमेंट करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लगता ना बनता है आप लोग से, ना बनेगा तो कैसे होगा जी। एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना ज्ञात कीजिए जिसका आयतन कितना, घन का आयतन कितना दिया, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, कल भी बतलाए थे, वो क्वेश्चन लाए थे, 2 क्वेश्चन लाए थे कि जो दिया है उसका सूत्र पहले लगाएंगे, उसके बाद निकलेगा यानी कि त्रिज्या निकलेगा, भुजा निकलेगा, उसके बाद दूसरे बैठा देंगे, खत्म। तो घन का आयतन कितना दिया, घन का आयतन दिया 64, हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो घन का आयतन कितना 64, तो ए बराबर कितना हुआ √, यानी कि क्यू, ए बराबर कितना हुआ 4 चौक 16, 16 की 64, यानी कि भुजा का मान कितना निकले 4, भुजा का मान कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब बोला घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर 6, अब भुजा का मान कितना है 4, 4 के स्क्वायर में 6 गुना 4 चौक 16, तो 16 6 96, 16 गुना 6 कितना 96, ऑप्शन नंबर डी। इतना सिंपल हिसाब अगर नहीं बना सकते तो कैसे होगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए, एडवांस मैथ ना, एडवांस मैथ। देखो इसको कैसे है, देखो ऐसे है, ऐसे है,
उसके बाद ऐसे है, उसके बाद ऐसे है। तो ये है P, ये है Q, और इसका मान कितना दिया 110 डिग्री। समझिएगा बढ़िया से, इसका मान कितना दिया 130 डिग्री। ये S है, ये क्या है T है। उसके बाद ये है R। इसको बनाना है कि नहीं, तो पूछ रहा है कौन चीज Q और S, यानी कि QR और S, QR इसका मान पूछ रहा है। अच्छा एक बात बतलाओ, इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा 130। अगर इसको हम ऐसे करके बढ़ा देंगे, अगर इसका मान 130 तो इसका मान भी कितना 130 है, 130। हम जानते हैं कि देखो अगर 130 हुआ तो इसका मान कितना पूरा 180 डिग्री। तो 130 में अगर 180 घटाएंगे कितना हुआ 50, कितना हुआ 50 डिग्री। और यहाँ भी पूरा 180 डिग्री। 180 में 110 घटाएंगे कितना हुआ 70, यहाँ कितना हुआ 70। अब बतलाओ ये बन गया त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री। तो 7 5 120, 120 और 180 घटाएंगे कितना हुआ 60, कितना डिग्री 60 डिग्री। आर का मान कितना हुआ 60 डिग्री। कौन क्यू आर एस, कौन क्यू आर एस, तो कितना ऑप्शन नंबर बी है ना। तो ऐसे करके बनाइए स्पीड में, उतना एक्स मानेंगे ठीक करेंगे तो फिर पागल हो जाएगा बनाते बनाते। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 16, त्रिकोणमिति का हिसाब 15 होगा, ये शायद 15 होगा। हाँ 15 बनाइए त्रिकोणमिति का है ना। देखते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 में पढ़े हैं। tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री गुना tan 30 डिग्री हो तो 2 थीटा बराबर क्या होगा। बनाइए तो देखते हैं किसका सबसे पहले उत्तर आता है। भेज रहा है, आग लगा के भेज रहा है। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसको। tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। tan थीटा बराबर कितना है tan 60 डिग्री। tan थीटा बराबर कितना है tan 60 डिग्री गुना tan 30 डिग्री है तो बतलाइए tan थीटा बराबर कितना tan 60 डिग्री और गुना tan 30 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना tan 30 डिग्री। तो मतलब tan 60 डिग्री मान कितना होता है 60 से गलत रहा है। हाँ तो मतलब tan 60 डिग्री मान कितना होता है tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 30 डिग्री का मान बटे √3। तो √3 से √3 गया कहाँ पे खत्म, कितना बचा 1, यानी कि tan थीटा बराबर कितना 1, tan थीटा बराबर कितना है 1। तब बोला 2 थीटा, यानी कि बताओ तो tan थीटा बराबर 1, तो बताओ tan थीटा बराबर 1 और 1 किसका मतलब tan 45 का, tan 45 का। तो tan खत्म, यानी थीटा बराबर कितना आया 45 डिग्री। तब बोला 2 थीटा, तो 2 गुना 45 डिग्री, 45 गुना 90, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सेकंड में होना चाहिए ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर कितना 15 के बाद 16। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए। अब आ गया फिर रीजनिंग है ना। तो मैथ कितना था 15। कमेंट में कीजिए कि 15 को आप लोग कितना बना पाए। अगर 15 को आप लोग 10 प्लस कर दिए तो बहुत बढ़िया है। अगर 15 को 10 प्लस कर दिए तो बढ़िया की बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन सब लेवल में। चलते हैं रीजनिंग 5 को रहेगा। बोले गायक पुरुष भाई, मान लेते हैं ये है पुरुष, क्या है पुरुष। अच्छा बताओ पहले रुको, मान लेते ये है गायक, क्या है गायक। तो बताओ जितना भी गायक होगा सब पुरुष होगा ऐसा बात नहीं है, जितना भी भाई होगा सब पुरुष होगा ऐसा बात नहीं है। देखो जितना भी भाई होगा सब गायक ऐसा बात नहीं है। मान लेते हैं कि ये है भाई, ये क्या है भाई, ये है भाई ठीक। जितना भी भाई होगा सब पुरुष होगा, बिल्कुल सही है। जितना भी भाई होगा सब पुरुष होगा, कहीं को दिक्कत नहीं है। जितना भी भाई होगा सब पुरुष होगा कि नहीं होगा। और कुछ भाई और कुछ पुरुष गायक हो सकता है, ऐसा कौन है देखिए तो 1 नंबर नहीं 2 नंबर, देखो 2 नंबर ऑप्शन नंबर सी। बताओ जितना भी भाई होगा सब पुरुष होगा बिल्कुल। अब कुछ भाई हो सकता है गायक और कुछ पुरुष भी हो सकता है गायक, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। 16 के बाद चलेंगे 17 नंबर सीटिंग अरेंजमेंट। कल भी एक सीटिंग अरेंजमेंट लेकर आए थे और आज भी बनाइए, इसको कमेंट कीजिए अगर बना सकते हैं तो, अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। 6 डिलीवरी बॉय UVWXYZ एक स्टॉक रूप में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति के मतलब 6 गो डिलीवरी बॉय है ना, एक पंक्ति में बैठेगा, पंक्ति में सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक खड़े हुए हैं। ZW के ठीक पहले क्या हुआ 6 गो, Z जो है W के ठीक बाएं। अगर W यहाँ है
तो डब्लू के ठीक बाएं कौन है, जेड। डब्लू के ठीक बाएं कौन है, जेड। ठीक बगल में है पंक्ति के दोनों छोरों पर जेड और वाई, एक छोर पर जेड और एक छोर पर वाई, बिल्कुल सही है, एक छोर पर जेड है एक छोर पर वाई है। ठीक डब्लू जेड और भी के बीच में है, डब्लू जेड और भी के बीच में, अगर डब्लू है डब्लू जेड और भी के बीच में तो भी यहां बैठेगा, बिल्कुल सही है। बीच में है और बाद को बीच में है यू एक्स के ठीक बाई ओर है, देखो डब्लू जेड के ठीक बगल में है, जेड और वाई खड़े हैं, ये देखो डब्लू जेड और भी के बीच में है यू एक्स के बाएं ठीक बगल में, यू जो है एक्स के बाएं, यू जो है एक्स के बाएं, यू एक्स के बाएं। अगर हम यू को यहाँ बैठाएंगे, यू को यहाँ बैठाएंगे तो एक्स के बाएं, यू एक्स के बाएं, यू एक्स के बाएं, यू एक्स के बाएं, एक्स के बाएं यू है। ठीक उसके बाद देखो यू जो एक्स के बाएं ठीक बगल में है, वाई एक्स के ठीक दाएं, तो वाई जो एक्स के ठीक दाएं, बिल्कुल सही है। ठीक बगल में है निम्नलिखित में से कौन सा डिलीवरी हुआ है, दाई ओर से चौथे स्थान पर, दाई ओर से पहला और से लेकर चलना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, भी कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि भी। ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन एगो आएगा, है कि नहीं। तो बनाइए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए, ब्लड रिलेशन हम पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए। बन गया, तो बना के भेजना पड़ता है। सी बी का ब्लड रिलेशन क्या है, सी बी का भाई है और डी ई के दादा या नाना है, तो बी डी के बहू है और ए ई का पिता है, तो सी से क्या संबंध है, बनाइए। तो इसको बनाना है आप लोग को, बनाना है, बनाइए। बोला सी बी का भाई है, सी जो है ये बी का भाई है, सी जो है इस बी का कौन है, भाई है। देखो कैसे बनाते हैं, देखना है। सी जो है बी का कौन है, भाई है। सी जो है बी का कौन है, भाई है। पता नहीं कि बी लड़का की लड़की है, ठीक है। सी बी का भाई है, डी ई का दादा या नाना, डी जो है एक डी है, मान लेते ये डी है, ई का दादा या नाना है, इस ई का ये तो होगा कौन, दादा, यह तो होगा कौन, नाना, दादा या नाना है, तो पक्का है कि प्लस होगा, है। उसके बाद बी डी की बहू है, बी जो है डी की बहू है, इस डी की बहू है के बी, बी जो है डी के कौन है, बहू है, तो माइनस में, बिल्कुल सही। यहाँ तो कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद देखो ए ई का पिता है, ए जो है ई का पिता, ई का पिता, ई का पिता कौन है, ई का पिता कौन है, ई का पिता यानी कि पिताजी कौन है, ए है ना। तो सी का ई से क्या संबंध, अब बोला इस सी का ई से क्या संबंध है, बिल्कुल देखो सी का किसके साथ का लगा है, सी के साथ का, सी के बारे में बताओ। अब बतलाओ इसका ये भाव थी बहन, अब बहन क्या देखो इसका दादा, इसका ये वो पोता, और उसके बाद क्या इससे चलेगा इसके ये पोता, उसके बाद ये मम्मी है ना, मम्मी ये के मम्मी के भाई के मामा कौन लगेगा, मामा, तो सी कौन लगेगा, मामा, ऑप्शन नंबर डी। समझेंगे, हल्का सा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर चलते कितना, 17 18 19 होगा। गेंदा का फूल, गेंदा का फूल से वही संबंध है जो कि जो से है। गेंदा एक तरह से क्या है, फूल है, तो जो एक तरह से क्या अनाज है, सिंपल हिसाब है। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कोडिंग डिकोडिंग। तो क्या ओ इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना क्या लिख, जैसा क्या होगा वैसे इसको कर देंगे। ओ कितना है 15 पे, एफ कितना है 6 पे, एफ कितना है 6 पे, आई कितना है 9 पे, सी कितना है 3 पे, ई कितना है 5 पे, ई कितना है 5 पे, आइए पी कितना है 16 पे, एच कितना है, एच कितना है 8 पे, एच कितना है 8 पे, आई कितना है 9 पे, आई कितना है 9 पे। उसके बाद एम कितना है 13 पे, एम कितना है 13 पे। उसके बाद बताओ एच कितना है, एच कितना 8 पे, 8 लिख दें आप, है ना। और बाद के कितना पे 11 पे, पहले मान लिख दो फटाफट। कितना जोड़ा है 1, कितना जोड़ा है 2, कितना जोड़ा है 3, कितना जोड़ा है 4, कितना 5, कितना 6, नीचे 1 2 3 4 ऐसे करके जोड़ा है, बताइए इसको। सी कितना हुआ 3 पे, ओ कितना हुआ 15 पे, एल 12 पे,
L 12 पे, E 5 पे, G 7 पे और E 5 पे। जैसे उसमें किया है उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। जोड़िए, 3 1 4, 15 2 17, 12 3 15, 12 4 16, 5 5 10, 7 5 12 और 6 5 11। बतलिए कितना हुआ? 4 कितना होता है? डी पे, डी क्यू ओ पी जे एल के। बतलाइए ये कौन है? डी क्यू ओ, डी क्यू ओ, तो डी क्यू ओ, डी क्यू ओ, डी क्यू ओ, डी क्यू ओ, ठीक। पी जे एल के, 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 पी जे, पी जे एल के ना, डी क्यू ओ पी जे, डी डी क्यू ओ पी जे एल के, डी क्यू ओ पी जे एल के कौन होगा? डी क्यू ओ, गलत हो गया क्यों हो? 1 15 2 17, 12 12 3, 12 3 कितना हुआ? 12 3 15 और 12 4 16 और 5 5 10 और कितना हुआ? 5 7 6 13, 7 6 13, 7 6 13। उसके बाद कितना है? 5 और कितना? 5 5 12 यानी कि 7। ऑप्शन नंबर बी होगा, बी ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा। चलते हैं अगला हिसाब, अगला क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21। अब आया जीके, जीके ना अभी है साइंस, साइंस। अब है साइंस, साइंस देखते हैं, बनाते हैं डिस्कशन, देखिएगा कैसे होता है इसका। कमेंट कीजिए, इसका कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। साइंस, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहले बताओ, पहले बताओ, डिस्कशन देखना। पहले बताओ विटामिन, क्या विटामिन, विटामिन, विटामिन। पहले बताओ, तुम लोग कमेंट में करना कि विटामिन का खोज किसने किया था। पहले बताओ विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील, वसा में, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन होता है? बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील। पूछेगा जल में घुलनशील कौन होता है? विटामिन बी, विटामिन सी। अब वसा में घुलनशील विटामिन के, ई डी ए, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इसे होता है वसा में घुलनशील। बताओ कॉम्प्लेक्स विटामिन, कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन है? विटामिन बी। विटामिन बी वन का, बी का प्रकार बी1, विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी3 होता है, विटामिन बी5, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12, है ना। तो विटामिन बी के कितना? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12, कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन बी। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल देखते हैं, बतलाओ, बतलाओ, यहाँ तक हो गया। और वसा में घुलनशील विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब बतलाना, देखो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन रोग? रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। बताओ थायमिन, विटामिन बी। उसके बाद बताओ स्कर्वी, है ना, स्कर्वी विटामिन सी, स्कर्वी रोग विटामिन, विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी? विटामिन सी। उसके बाद देखो विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी के कमी से कौन सा? रिकेट्स, कौन कौन बीमारी? रिकेट्स बीमारी कौन कौन किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी। बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन डी के कमी से, है ना। उसके बाद अगर बोलेगा रक्त के थक्का, यानी कि रक्त के थक्का, थक्का में सहायक कौन सा? विटामिन के, विटामिन के। अच्छा बताओ, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक क्या? रेटिनॉल। यहाँ पूछे स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से? विटामिन सी के कमी से। स्कर्वी रोग विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी के कमी से। आप लोग कमेंट में कीजिए कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई, विटामिन ई को कौन विटामिन कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलो, विटामिन ए का रासायनिक नाम कमेंट में कीजिएगा।
तो चलते स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? विटामिन सी की कमी से। तो ऐसे डिस्कशन कीजिएगा, कहीं क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही वाला आएगा, हो सकता है ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, वो वाला भी आ सकता है, कोनो आ सकता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हम लोग जानते हैं ग्रंथि कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, एगो बाह्यस्रावी ग्रंथि, एगो अंतःस्रावी ग्रंथि, है कि नहीं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लेकिन बड़ी भी देखो बड़ी ग्रंथि है, लेकिन कौन है? बाह्य, यानी कि बाहर से, यानी बाह्य, सबसे बाह्य कौन है? तो जानते करते यकृत कौन है? यकृत। तो बताओ पहले यकृत का वजन कितना होता है? यकृत का वजन 1.5 kg, यकृत का वजन 1.5 kg। बताओ पीत का श्रवण कहाँ होता है? पीत का श्रवण कहाँ होता है? यकृत में। पीत का श्रवण कहाँ होता है? यकृत में, ठीक। उसके बाद अच्छा बताओ पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पीत का निर्माण वही हुआ, पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अब पीत जाके जमा कहाँ होता है? पीत जाके जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। पीत कहाँ जाके जमा होता है? पित्ताशय में। अच्छा पीत का क्या काम है? तो पीत का काम है भोजन को क्षार्य बनाना, भोजन को क्षार्य बनाना। तो भोजन को क्षार्य बनाना, भोजन को क्षार्य बनाना। पीत का काम क्या है? भोजन को क्षार बनाना। कमेंट में कीजिएगा पीत रस का पीएच मान कितना होता है। अच्छा बतलाओ यकृत, यकृत क्या? यकृत, यकृत का वजन 1.5 kg। अच्छा बताओ ज्यादा ज्यादा शराब पीने से, कुछ पीने से, शराब पीने से, शराब पीने से, शराब पीने से कौन सा अंग खराब होता है? शराब पीने से यह अंग कुछ होता है, यह अंग क्या होता है? खराब होता है। ज्यादा शराब पीने से आपका कौन सा अंग खराब हो जाएगा? तो यकृत। कौन सा अंग खराब हो जाएगा? तो यकृत। उसके बाद यकृत के बारे में और देखते हैं। तो यकृत के शिशु अवस्था में, तो बच्चे में मतलब जो ब्लड कहाँ बनता है? यकृत में। कहाँ बनता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, शिशु अवस्था में, कि ना। ऐसे तो अस्थि मज्जा उसको जान में करते हैं। उसके बाद और यकृत के बारे में अगर देखना है, यकृत में, यकृत और यकृत के अगर बारे में देखना है तो पीत का श्रवण कहाँ होता है? यकृत। पीत कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। भोजन को क्षार कौन बनाता है? तो पीत कौन बनाता है? पीत। और ज्यादा शराब पीने से कौन सा मतलब अंग खराब होता है? यकृत। कौन सा अंग खराब होता है? यकृत। यकृत के बारे में इतना से याद रखना है। उसके बाद अमाशय, अमाशय मतलब पेट, इसका आकार कैसा होता है? जे आकार का होता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जानवे करते हैं। उसके बाद लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के, सब जानवे करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कीजिएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। क्वेश्चन कहीं से आए बनना ही चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, तो बहुत टाइम हो जाएगा है नहीं। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष जन्म का अंग है? देखो यहाँ पे एक है पुरुष, एक है महिला। महिला। बताओ पुरुष में सबसे पहले क्या होता है? वृषण, वृषण। उसके बाद क्या होता है? वृषण कोश, वृषण कोश, वही अधिवृषण। ओकर बाद क्या होता है? देखो तीसरा नंबर में, ओकर बाद क्या होता है? तीसरा नंबर में शुक्राशय, शुक्र, शुक्राशय। ओकर बाद क्या होता है? शुक्रवाहिका, 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 है ना। तो बताओ मादा में, मादा में क्या होता है? मादा में देखो ये सब क्या होता है? देखो यहाँ पे सबसे वेजाइना यानी कि योनि किसमें होता है? मादा में। उसके बाद बताओ गर्भाशय किसमें होता है? गर्भाशय मादा में। उसके बाद अंडाशय, अंडाशय किसमें होता है? तो मादा में यानी कि महिला में। फ्लोबिन नालिका यानी कि फ्लोबिन नालिका, फ्लोपियन नालिका, फ्लोपियन नालिका किसमें होता है? महिला में। तो बोला इनमें से कौन पुरुष का अंग एक हिस्सा है? 3 गो मादा है यानी कि महिलाएं है और एक पुरुष का है। तो देखो ये महिला है, महिलाएं है, महिलाएं है, लेकिन पुरुष शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन मेरे क्वेश्चन कैसे भी आएगा बनना चाहिए, इस तरह डिस्कशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए तो इसके बाद 24, क्वेश्चन नंबर 24 को कमेंट में दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 को कमेंट में जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा हुआ परिवर्तन नहीं है जो यौवन आरंभ की शुरुआत का प्रतीक है? अच्छा निम्नलिखित में कौन सा वो परिवर्तन नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। और हाँ देखिएगा बहुत कंफ्यूज होता है। वो कौन सा यौवन, यानी कि लड़का जैसे छोटा था बड़ा हो गया, नहीं जवान हो गया, यौवन अवस्था, युवा अवस्था हो गया, तो शुरुआत का प्रतीक नहीं है। मतलब शरीर के आकार में परिवर्तन, बिल्कुल ये एकदम सही है। कोई बच्चा था जवान हो गया तो उसका शरीर का आकार में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल सही है। आवाज, बच्चा का आवाज कितना सुरीली, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होगा, उसका बड़ा होगा, तरफ तो कम जाएगा, उसका आवाज भारी होगा, ये भी बिल्कुल सही है।
लंबाई में वृद्धि, लंबाई में अचानक वृद्धि। कभी देखते हैं कि कोई इतने का लड़का था और 2 साल के बाद देखते हैं डायरेक्ट कितना बड़ा हो गया है कि नहीं, डायरेक्ट। लंबाई अचानक वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। नाखून वृद्धि, नाखून में वृद्धि नहीं होगा। नाखून में जितना बचा बढ़ेगा उतना बड़ा बढ़ेगा, नाखून वृद्धि गलत है। ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन बनाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवना आरंभ के शुरुआत का प्रतीक नहीं है? तो ये नहीं, नाखून में वृद्धि ये नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, पाचन तंत्र के चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो हम लोग जानते हैं पाचन तंत्र, पहले क्या होता है? पाचन, उसके बाद क्या होता है? अवशोषण, उसके बाद क्या होता है? पाचन हो गया, पाचन हो, पहले अंतःग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उसके बाद मल त्याग, है कि नहीं? पहले क्या होता है? पहले लिखो इसको। पहले क्या करते हैं? तो पहले अंतःग्रहण करते हैं। पहले क्या करते हैं? अंतःग्रहण। पहले क्या करते हैं? अंतःग्रहण। पहले डायरेक्ट पहले कोई भी खाना मुंह में लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? पाचन, उसके बाद पेट में क्या होता है? पाचन, उसके बाद कमेंट में जाकर पूर्ण पाचन का होता है। पाचन, उसके बाद पाचन के बाद क्या होगा? अवशोषण। पाचन के बाद क्या होगा? अवशोषण। पाचन के बाद क्या होगा? अवशोषण। और अवशोषण के बाद क्या होगा? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, है ना? उसके बाद स्वांगीकरण के बाद क्या होगा? मल त्याग यानी उत्सर्जन। मल त्याग यानी उत्सर्जन। देखिए कौन सा होगा? पहले उत्सर्जन होगा, गलत। अवशोषण, पहले अवशोषण होगा, नहीं, पहले अंतःग्रहण होगा, ये भी गलत है। पहले अंतःग्रहण बिल्कुल सही है। अंतःग्रहण के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण है, अंतःग्रहण के बाद पाचन होगा, तो ये भी गलत है। जब तीनों गलत हो गया तो एगो ऑप्शन में बच गया है, तो ओकरा मारिए देंगे, है कि नहीं? लेकिन रुको, पहले अंतःग्रहण होगा, उसके बाद क्या होगा? पाचन, उसके बाद क्या होगा? अवशोषण। अंतःग्रहण, पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण नहीं दिया तो कोई दिक्कत ना है। तो इसके बाद कौन होगा? मल यानी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हुआ, है ना? पहले क्या होगा? अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन। पहले क्या होगा? अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद मल त्याग यानी कि उत्सर्जन। सदाने के लिए बोल रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, यह क्वेश्चन नंबर 27 क्या? कमेंट बताइए कि केचुआ निम्नलिखित में से किस प्राणी संघ से संबंधित है? हम लोग जानते हैं पादप जगत, एक होता है जंतु जगत, है ना? एक पादप जगत, एक होता है जंतु जगत। तो जंतु जगत में केचुआ, पहले बताओ, एनेलिडा। एनेलिडा में कौन होता है? केचुआ। केचुआ कौन किस संघ में आता है? एनेलिडा में। एनेलिडा। जोक, जोक, जोक जानते हैं? जोक, केचुआ, जोक, ये सब कौन? एनेलिडा। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में क्या आ गया? कीट। कीट सब किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। तितली, 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 तितली किसमें, कौन संघ में है? ऑर्थोपोडा। तितली कौन संघ में है? ऑर्थोपोडा। बताओ, मच्छर, मच्छर किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी किसमें होगा? ऑर्थोपोडा। मधुमक्खी कौन होगा? ऑर्थोपोडा। फतिंगा, फतिंगा जानते हैं? फतिंगा, घर में जो रहता है जितना भी कीट फतिंगा सब कौन है? ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। भमरा, भमरा जानते हैं? भमरा, भमरा, ये सब किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। इसमें किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। पादप जंतु जगत, जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। और पादप जगत के सबसे बड़ा संघ थेलोफाइटा, थेलोफाइटा, ये सब कल बतलाए थे। उसके बाद देखो मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का संघ में कौन होगा? मोलस्का संघ में कौन होगा? सीप, सीप कौन है? मोलस्का। सिपिया, सिपिया, सिपिया कौन होगा? मोलस्का। सिपिया कौन है? मोलस्का। सब कौन? ऑक्टोपस, 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 किसमें होगा? कौन संघ में आएगा? मोलस्का। अच्छा बतलाइएगा आप लोग, बतलाइएगा उसका, ये सब मोलस्का। इसके बाद बतलाइएगा आप लोग कि इकाइडर्मेटा, समुद्री आर्ची, ये सब मतलब इसमें ये सब कौन संघ में आता है? समुद्री खीरा, ये सब कौन संघ में आता है ना? ये सब कौन संघ में, इसे बतलाइएगा। उसके बाद बतलाइएगा कि एनेलिडा, एनेलिडा जो केचुआ, निम्नलिखित में से केचुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी संघ से संबंधित है? तो हम जानते हैं केचुआ, यानी केचुआ कौन सा प्राणी संघ से संबंधित है? यहाँ देखो केचुआ कौन सा है? एनेलिडा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन कैसे आगे बनना चाहिए, है कि ना? लिखेंगे तो बहुत कुछ लिख देंगे, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए तो। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी। पहले बताओ, पहले बताओ अभी कितना तत्व है? कुल तत्व की संख्या कितना बताइए तो? कुल तत्व, कुल तत्व की संख्या कितना? 118। तो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग क्रम में तत्व को सजाया है। सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक आया था? डोबे राइनर। क्या आया था? डोबे राइनर, डोबे राइनर, डोबे राइनर।
डोबे राइनर कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम। कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम। बोलेगा त्रिक नियम का प्रतिपादन, त्रिक नियम किसने दिया था? डोबे राइनर। कमेंट में कीजिए कि त्रिक नियम डोबे राइनर ने कब दिया था, है कि नहीं? उसके बाद बताओ, डोबे राइनर का जो मतलब कि जो तत्व को सजाया था परमाणु द्रव्यमान पर, किससे सजाया था? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु दर्पण। डोबे राइनर जो सजाया था किसे? परमाणु द्रव्यमान पर। उसके बाद दूसरा नंबर आया था डोबे राइनर के बाद आया था न्यूलैंड। क्या आया था? न्यूलैंड। न्यूलैंड, न्यूलैंड, न्यूलैंड आया था। न्यूलैंड कहाँ था? न्यूलैंड इंग्लैंड का था। कहाँ? इंग्लैंड का। कहाँ था? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का। डोबे राइनर कहाँ था? जर्मनी का। कहाँ था? जर्मनी का वैज्ञानिक था, है ना? उसके बाद न्यूलैंड कौन नियम दिए थे? मतलब कि अष्टक नियम। अष्टक, अष्टक नियम बोलेगा। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड। बतलाएगा अष्टक नियम कब दिया गया था। और न्यूलैंड ने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। परमाणु, परमाणु द्रव्यमान पर। किस कैसे सजाया था? परमाणु द्रव्यमान पर। उसके बाद तीसरा नंबर वैज्ञानिक आया है, क्या आया? मेंडलीफ। क्या आया? मेंडलीफ। मेंडलीफ, मेंडलीफ, है ना? मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया है? सबसे पहले आवर्त सारणी, सबसे पहले आवर्त सारणी, आवर्त सारणी किसने दिया है? तो मेंडलीफ। और मेंडलीफ ने भी आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ किया था। और मेंडलीफ ने भी अपने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान पर कैसे सजाया था? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान। और चौथा नंबर है वैज्ञानिक नाम मोजले या तो मोसले, मोजले या तो मोसले। तो मोजले या तो कौन सी? मोसले, मोसले, मोजले या तो मोसले। और ये जो है, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी का, आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोजले या तो मोसले। और ये मोजले जो है, मोजले, मोजले जो है इन सजा परमाणु संख्या पर, परमाणु क्रमांक, परमाणु, परमाणु क्रमांक पे, परमाणु क्रमांक पे। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ऐसे होना चाहिए डिस्कशन, है कि नहीं? क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोले मेंडली के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तीन को गलत है, एगो सही है। देखो तत्वों के गुणधर्म उसके रंग के आवर्ती फलन, गलत, रंग पे कहीं को नहीं सजाया था, ठीक। तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, बिल्कुल। तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु क्रमांक पे सजा था के? मोजले, यहाँ बोलता है मेंडलीफ। ये भी आपका क्या है? गलत है ना। तत्वों के गुणधर्म उसके चुंबक, चुंबक के गुण पर सजेबेन किया था, ये गलत है। तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ साहब जो था परमाणु द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह डिस्कशन कीजिए और वैसा सभी क्वेश्चन आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कितना है? 28 के बाद 29। क्वेश्चन नंबर 29, खाने का नमक, हम जानते हैं कि नमक का सूत्र क्या था? खाने वाला नमक, नमक, नमक का सूत्र क्या था? NaCl, NaCl किससे बना है? देखो चीज याद रखना, देखो NaCl है, NaCl, तो बता NaOH, इसमें लगाएंगे HCl। बता, ये भी हम जानते हैं कि परवल, परवल, ये भी जानते हैं परवल क्षार है, परवल क्षार। और ये भी जानते हैं कि परवल अम्ल, परवल अम्ल, परवल अम्ल, परवल अम्ल। अच्छा बताओ तो परवल अम्ल कौन कौन सा? HCl जैसे क्या है? परवल अम्ल। H2SO4 क्या है? परवल अम्ल, है ना। और बतलाइए, दूसरी कमेंट कीजिए। और उसके परवल क्षार का भी नाम बतलाएगा। तो परवल क्षार और परवल अम्ल मिलकर ही बना है नमक, NaCl। एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार, गलत, दोनों ही नहीं मजबूत, ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है। एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार, ये भी क्या? गलत। एक कमजोर अम्ल और एक कम, गलत। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं लेवल क्वेश्चन का कैसे? कुछ नहीं करना, क्षार उसमें OH लगा देना, इसमें इसमें क्या लगा देना है? H लगा देना। देखना है कि परवल, परवल क्षार इधर भी मजबूत रहेगा, इधर भी मजबूत रहेगा, उदासीन, कि सही में उदासीन है, NaCl उदासीन है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे, शायद 30 होगा। एक तत्व के नाभिक में प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या कितना है? प्रोटॉन की संख्या कितना है? 15। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? तो 22 है। परमाणु द्रव्यमान कुछ नहीं करना है। अगर परमाणु द्रव्यमान देखो, जैसे मान लेते तत्व है, क्या है? तत्व है, ये तत्व है। परमाणु द्रव्यमान को लिखते हैं ऊपर में, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर में। उसके बाद देखो, अगर जितना जितना प्रोटॉन उतना परमाणु, और बाद कितना है? न्यूट्रॉन कितना है? 22। तो परमाणु द्रव्यमान ने पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान। तो 22 22 और 15 कितना हुआ? सही 30 कितना हुआ? सही जोड़ देंगे, सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल है ऐसे। ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कर दीजिए।
NaCl की इकाई द्रव्यमान के सूत्र क्या होगा? NaCl पहले बताओ। N सोडियम, सोडियम का परमाणु भार, परमाणु भार 11×22 सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु भार था 17×34 35.5। तो क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35.5। जोड़िए इसको, ऐड कीजिए, तब 5 उधर रह गया, 5 3 8 3 2 5 निकाल 58.5, 58.5, 58.5। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है। परमाणु द्रव्यमान पूछेगा, कुछ ना करना उसको। परमाणु द्रव्यमान जिसका पूछेगा, जैसे बोलेगा कैल्शियम का, कैल्शियम के वो कितना 20×40, तो उससे पूछेगा क्लोरीन का, क्लोरीन 35.5, अलग बोला NaCl, दोनों को जोड़ दे, खत्म हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 है। जब प्रकाश विरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो बताओ। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, मान लेते हैं यहाँ है पानी, यहाँ क्या है? पानी, समझना। यहाँ पे ये है पानी, ये क्या है? पानी। यहाँ क्या है? हवा, यहाँ क्या है? हवा। तो हम जानते हैं कि हवा जो है विरल विरल माध्यम, कौन माध्यम? विरल माध्यम। हवा जो है विरल माध्यम, और पानी कौन माध्यम होगा? सघन माध्यम। पानी कौन माध्यम होगा? सघन माध्यम, है ना। अब बतलाओ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी कि प्रकाश की किरण आ रहा है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से इससे आएगा, जब प्रकाश की किरण इससे आएगा तो कितना मुड़ेगा? प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम, बताओ, इसमें बहुत स्पीड में जाएगा प्रकाश की किरण, लेकिन इसमें आएगा थोड़ा धीमा हो जाएगा, है कि ना, कम हो जाएगा, कम। इसकी गति पूर्ण बता रहेगी, गलत। इसकी गति कम हो जाती है, इसकी गति बढ़ती है, इसकी गति पहले कम होती फिर बढ़ती, गलत। इसकी गति बढ़ती नहीं, इसकी गति क्या होती है? कम होती है। लेकिन विरल माध्यम में ज्यादा स्पीड चलेगा, लेकिन सघन माध्यम में कम स्पीड हो जाएगा, इसकी गति कम हो जाएगी। विरल से सघन में, विरल से सघन में तो गति कम हो जाएगी, लेकिन सघन से विरल में गति बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद कितना चलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। बतलाइए, ध्वनि उत्पन्न किससे होती है? अगर हम बोल रहे हैं ध्वनि, यहाँ जानते हैं, यहाँ पे सब यहाँ छू के देखिएगा, यहाँ देखो कंपन हो रहा है, कंपन। कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज बजाएंगे, अगर थालियां बजाएंगे, उसको कंपन होगा, कंपन। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। एकदम याद रखना, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, टाइम बहुत हो गया। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की, कल नोमरिकल है, वो लेकर आए थे, आज भी एक नोमरिकल है। बनाइए इसको, बनाइए इसको। न्यूटन बल, यानी कि बताओ पहले बल, यानी कि एफ का मान कितना दिया है? एफ का मान कितना दिया? 100 न्यूटन, न्यूटन। उसके बाद 50 केजी द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान कितना दिया है? एम का मान कितना दिया है? तो एम का मान कितना दिया है? तो 50 केजी, 50 केजी वस्तु पर लगाया जाए तो उत्पन्न होने वाला त्वरण, हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? एम गुना ए ना होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल का मान कितना है? 100 न्यूटन, और एम का मान कितना है? 50 गुना ए, तो 50 गुना 100, यानी कि ए बराबर कितना होगा? 2, ए बराबर 2। लेकिन कौन है? त्वरण है, त्वरण का ऐसा मात्रा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कौन है? 2 मीटर। देखो यहाँ पे गलत है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मीटर, अब प्रति जब घटेगा तो ई माइनस में आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो ऐसे ई नहीं करना कि नोमरिकल आया भाग नहीं, गुना करना, सब गुना भाग नहीं करना, सूत्र पर बैठाना, सूत्र पर जैसे होगा 50 में 2 भाग लिए होगा, वैसे ना होगा, सूत्र पर बैठाना तभी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 34 के बाद 35, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 पे, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है। अच्छा बतलाओ, अगर हम यहाँ पे दीवार पे धक्का देंगे, दीवार पे धक्का देंगे, लेकिन वो थोड़ा भी खिसक नहीं रही, थोड़ा विस्थापित नहीं हो रहा है, तो समझना कार हुआ जीरो, कार हुआ जीरो। अगर हम यहाँ से वहां तक गए और फिर वहां से यहीं आ गए तो विस्थापन जीरो, विस्थापन कितना हुआ? जीरो। न्यूनतम ध्रुव विस्थापन कहते हैं, विस्थापन होगा जीरो, मेरा कार भी हो गया जीरो। अगर हम सीढ़ी पे चढ़ गए और फिर सीढ़ी पर से जहां से शुरू किए थे वहीं पर आ गए तो विस्थापन जीरो तो कार भी जीरो, और विस्थापन जीरो तो कार भी जीरो। लिखो पहले, विस्थापन अगर शून्य होगा तो कार भी क्या होगा? शून्य।
कार भी, तुम कुछ ने काम किया। देखो पहले यहाँ पे विस्थापन किसको बोलेंगे? अगर मान लेते यहाँ पे एगो मंजिल है और मंजिल एक यहाँ है ना, तो मेरा मन है कि ऐसे ऐसे घूम 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 पूरा घूम घूम के ना करके घूम के आएंगे, तो वह दूरी किंच हुआ दूरी, लेकिन मेरा मन डायरेक्ट डायरेक्ट जाएंगे तीरा को न्यूनतम दूरी, तो वह विस्थापन। क्या हुआ? विस्थापन। तो विस्थापन। लेकिन अगर हम यहाँ पे थे और यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे थे तो यहाँ पे जाना, यहीं पर आ जाएंगे, विस्थापन जितना मीटर होगा वह विस्थापन, तब कार किए, लेकिन यहाँ से फिर हम यहीं पर चला है तो विस्थापन हो जीरो, तो विस्थापन जीरो तो कार भी जीरो। तो बोला कौन? जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में भी पहले कोई विस्थापित है ना, दीवार को धक्का दे रहे लेकिन थोड़ा दीवार भी घसकने है तो कार हुआ जीरो, बिल्कुल कोई कार नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आएगा, ऐसा सब कंसेप्टली क्वेश्चन पूछेगा। 35 के बाद चलते कितना? 35 के बाद 36, 35 के बाद 36, कमेंट में जवाब दीजिए इसको। 35 के बाद 36। भार का असर मतलब क्या होगा? भार का ऐसा इकाई क्या? भार पहले बताओ। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होगा? द्रव्यमान का किलोग्राम। मतलब बल का क्या होगा? बल का क्या होगा? न्यूटन। बल का न्यूटन। बल का क्या होगा? न्यूटन। अच्छा मतलब लंबाई का क्या होगा? लंबाई का मीटर। ऐसे प्रैक्टिस सेट 1 में पूरा लिखे थे। लंबाई क्या होगा? मीटर। मतलब मैंने पूछ लेते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता क्या होगा? ज्योति तीव्रता क्या होगा? कैंडला। ज्योति तीव्रता का कैंडला। ऐसे प्रैक्टिस सेट 1 में पूरा हम लिखे थे, लिखना जरूरत नहीं है कि नहीं। बोले भार कैसा मतलब क्या? भार का, तो भार का क्या होता है? न्यूटन। भार क्या? न्यूटन। आप लोग कल कमेंट में बोले थे नहीं किए हैं कि एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है? कमेंट में करके फिर से बतलाइएगा कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर कितना चलता है? 37। अब आ गया क्या? SST जीके। अब देखते हैं कितना है। मैथ हो गया कितना? 15 गो मैथ हो गया। रीजनिंग कितना हो गया? 5 गो। जीएस के साइंस कितना हो गया? तो 15 15 15 30 35 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब 35 क्वेश्चन करवाने में कितना टाइम लग गया हमको? 15 गो और बचले है ना। चलिए इसका कमेंट में बोलिए, जवाब दीजिए। सिर्फ टिक मारने से तो नहीं होगा। टिक मारने तो अपनो आंसर देखिएगा और फटाफट फटाफट टिक मार लेगा। आगे पीछे कहाँ क्वेश्चन बन रहा है तब ये होगा। बोला कौन चीज? देखो अगला क्वेश्चन है 35 के बाद है 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या बोल रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु राज्यपाल बनने के लिए कितना वर्ष उम्र होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वर्ष उम्र होना चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना वर्ष उम्र होना चाहिए? मुखिया बनने के लिए कितना? वोट देने के लिए कितना? देखो यहाँ पे पहले देखो राज्यपाल तो राज्यपाल बनने कितना? 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष। ठीक, याद रखना। राष्ट्रपति सब लिख देते हैं। देखो राष्ट्रपति भी कितना आयु होना चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष लिखते हैं। देखो देखो यार, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना? 35 वर्ष। 35 वर्ष। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। अच्छा बतलाओ गांव घर में कौन सी होता है? देखो पहले बताओ। लोकसभा अध्यक्ष हो गया। अच्छा मतलब वोट देने के लिए, हम लोग वोट मतदान करते हैं ना, वोट देने के लिए कितना वर्ष? 18 वर्ष। अच्छा बतलाइएगा तो पहले वोट देने की उम्र था कितना? 21 वर्ष। क्या संविधान संशोधन द्वारा वोट देने का उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है? तो हम लोग जानते हैं 61वां संविधान संशोधन 1988 और 1989 में किया गया है। तो हम वोट कितना? 18 वर्ष। तो कौन क्वेश्चन पूछेगा बनना चाहिए ना? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो राज्यपाल कितना? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बतलाए कि मुख्यमंत्री, आप लोग बतलाए छोड़िए, कल बतलाए थे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सब कल हम बतला चुके हैं। चलते हैं आगे। 36 के बाद 37। 36 के बाद 37। 36 के बाद 37 चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य
हम जानते हैं कि संविधान, पहले देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं, पहले बताओ मूल संविधान में, कौन संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान के पहले संविधान में कितना भाग था, कितना भाग था, तो हम जानते हैं 22 भाग। और वर्तमान में कितना भाग है, तो हम जानते हैं 25 है ना। पहले 22 भाग, अभी 25 भाग। पहले कितना भाग, 22 भाग, अभी 25 भाग। पहले क्या गो अनुसूची था, तो हम जानते हैं 8 गो, अभी क्या गो है 12 गो, अभी क्या गो है 12 गो। पहले कितना अनुच्छेद था, 370, 395 का, अभी 470 प्लस है कि ना, अभी 470 प्लस है। उसके बाद बोले भाग, पहले बताओ भाग वन, पहले बताओ भाग वन, मैंने लिख देते हैं भाग वन। भाग वन में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग वन में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र किसमें है, भाग वन। मतलब ये भाग टू, यानी कि भाग टू में क्या है, नागरिकता, भाग टू क्या है, नागरिकता, भाग टू क्या है, नागरिकता। भाग थ्री में क्या है, मौलिक अधिकार, बोलेगा मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णन है, तो भाग तीन में, बोलेगा भाग चार में क्या, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भाग 4। मतलब ये भाग 4 के को में क्या है, तो मूल कर्तव्य कौन भाग में है, भाग 4 के को में। या तो इसको मूल कर्तव्य को लिखेंगे मौलिक कर्तव्य, क्या लिखेंगे, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य भी कौन भाग में, है, भाग 4 के को में। मतलब ये भाग 5 में क्या है, संघ, भाग 5 में क्या है, संघ। बतलाइएगा भाग 6, तो भाग 6 में क्या है, राज्य। खाली इंपोर्टेंट लिखते हैं ना, उतना पागल हो गए सब 2200-2500 बोल देते। भाग 6 में राज्य। उसके बाद बतलाइएगा, उसके बाद बोले निर्वाचन आयोग किस भाग में है, तो भाग 15। बतलेगा राजभाषा, कौन भाषा, राजभाषा। तो राजभाषा किस भाग में वर्णन है, तो भाग 17। आपातकाल, कौन काल, आपातकाल के बारे में कौन भाग में है, तो आपातकाल के बारे में भाग 18। उसके बाद बतलाइएगा, उसके बाद संक्षिप्त नाम कौन है, ओकर भाग 22। इतना याद रखिए, बोलेगा और इंपोर्टेंट है, देखो संविधान संशोधन किस भाग में, भाग 20। तो ऐसे करके याद रखना, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, कोनो भी टपक सकता है। अब चारों में कोनो पूछ ले, फटाक जवाब देंगे। भाग 1 में क्या अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, भाग 2 में 5 से लेकर के 11 तक, भाग 3 में 12 से लेकर के 36, 12 से लेकर के 35, भाग 4 में 36 से 51, भाग 5 में 52 से 151, ऐसे तो याद रखना। तो बोला मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, तो मौलिक कर्तव्य, देखो यहाँ लिखे है मौलिक कर्तव्य 4 के को, यानी कि भाग 4 के ए में, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे डिस्कशन कीजिए, सबको लिखेगा, सबको याद कीजिएगा, मेरे साथ बोलते रहिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर अगला 37 के बाद 37 के बाद अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते, पहले दिवस देखो, पहले इंपोर्टेंट दिवस लिखते हैं, बताओ पहले। प्रवासी दिवस, कौन दिवस, प्रवासी, इंपोर्टेंट खाली लिखते हैं, प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी। बतलेगा शहीद दिवस, कौन दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी, यानी कि 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था, उसी के शहीद दिवस मनाते हैं। इंपोर्टेंट लिखता है कि नहीं, शहीद दिवस। उसके बाद बतलाइएगा कौन सेना की तैयारी कर रहे हैं, थल सेना ना, हाँ थल सेना दिवस 15 जनवरी। उसके बाद पूछेगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। मतलब विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस
10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी, ऐसे लिख लो, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी 14 सितंबर, 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर, 14 सितंबर। रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस इंपॉर्टेंट है सब। रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस कब? 8 मई, 8 मई। बतलेगा नर्स दिवस, कौन दिवस? नर्स दिवस, नर्स दिवस, नर्स दिवस का मतलब 12 मई, 12 मई, 12 मई। और लिखे हैं, और लिख देते हैं कि नहीं, 12 मई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 21 जून, 21 जून, 21 जून है कि नहीं। तो कोई ना क्वेश्चन पूछेगा, बनना जैसे लिखने को बहुत लिखने का टाइम होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाते हैं 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। पंचायती दिवस बतलाइएगा, मलेरिया दिवस बतलाइएगा, इसे बतलाइएगा, बहुत है दिवस है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। तो कहीं भी बनना चाहिए क्वेश्चन, ऐसे करिएगा तभी, जरूरी नहीं कोई वाला कोनो ये सब भी आ सकता है। दिवस वाला पूरे बढ़िया से कर लीजिएगा, एगो नंबर एकदम फिक्स रहेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी जल्दी निकलते हैं। विश्व कवि के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब गुप्त वंश, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त दोनों समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी थे। ऐसे इसके बारे में पूरा कल ने पूरा एकदम ऑपरेशन बढ़िया क्वेश्चन किया है। समुद्रगुप्त के बारे में भी किया है ना, किया है। भारत के नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। ऐसे बहुत इसके बारे में कल का भी प्रैक्टिस सेट देखिएगा, पूरा किया है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद 40 पे। वही क्वेश्चन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मतलब 21 जून, क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। चलिए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, बोला विजय घाट किस महान विभूति का समाधि स्थल है? विजय घाट मतलब विजय घाट, अच्छा बतलाइएगा पहले, बतलेगा विजय घाट, बतलेगा चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि इंपॉर्टेंट है, चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि किस महान विभूति का समाधि स्थल है? चैत्रा भूमि डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बतले किसान घाट, कौन घाट? किसान घाट, किसान घाट, किसान घाट, किसान घाट, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। शक्ति स्थल, कौन स्थल? शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसका है? तो शक्ति स्थल हम जानते हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किसका? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी है ना। तो पूछ रहा विजय घाट, विजय घाट किसका? लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट किसका? लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा मतलब महात्मा गांधी के बारे में कल भूल गए लिखने के लिए, आज लिखते हैं पूरा है ना। मतलब महात्मा गांधी, कौन गांधी? महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन टॉपिक का है। महात्मा महात्मा गांधी, महात्मा, पहले बताओ महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या बोलते हैं? राजघाट, कौन घाट? राजघाट, राजघाट। मतलब महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म, तो महात्मा गांधी का जन्म हम जानते हैं 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869, 1869। महात्मा गांधी का निधन, महात्मा गांधी का निधन, तो महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। बतलाइएगा महात्मा गांधी, कौन गांधी? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का बचपन का नाम, बचपन का नाम, महात्मा गांधी बचपन मोहनदास, कौन दास? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। महात्मा गांधी बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। बतलाएगा महात्मा गांधी के माता का नाम, किसका नाम? माता का नाम क्या था? पुतली बाई, कौन बाई? पुतली बाई, पुतली बाई, पुतली बाई, पुतली बाई। महात्मा गांधी के पत्नी के नाम, किसका नाम? पत्नी के नाम, पत्नी के नाम। महात्मा गांधी के पति का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, कौन गांधी? कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, समझ जाइएगा, कस्तूरबा गांधी। उसके बाद महात्मा गांधी का पिता का नाम, महात्मा गांधी के पिता का नाम, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। उसके बाद बतलाएगा महात्मा गांधी यंग
यंग इंडिया लेखक कौन है? महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसका? महात्मा गांधी। किसका आत्मकथा? महात्मा गांधी। ऐसे महात्मा गांधी के बारे में बहुत है, तो इतना कम से कम याद रखना है। तो विजय घाट किस महान विभूति का समाधि स्थल? लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी का राजघाट। चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। वीर विभूति, वीर विभूति किसका? लिख लो, वीर विभूति, वीर विभूति, 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 वीर विभूति किसका है? किसका है? राजीव गांधी। किसका है? राजीव गांधी, राजीव गांधी, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछे बनना चाहिए, इस तरह डिस्कशन कीजिएगा तभी होगा, खाली टिक मारने से कभी भी नहीं होगा, टिक मारने से कभी भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पहले बतलाओ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। अच्छा बताओ, जिम सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो हम जानते हैं कौन राज्य में है? उत्तराखंड। कौन राज्य में है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के निर्माण कब? 1936। सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क किसका नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। उसके बाद बतलाइएगा आपको सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क बतलाइएगा। सबसे छोटा नेशनल पार्क के बारे में भी कमेंट में कीजिएगा। ऐसे देखो, सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो कमेंट में कीजिएगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। क्वेश्चन कैसे होगा बनना चाहिए कि 42 के बाद चलते कितना? 42 के बाद 43 पे, 43 से 44 नंबर होगा क्वेश्चन। ऐसे देख लेते हैं लास्ट में। राज्यपाल की नियुक्ति के संविधान के अनुसार आयु सीमा भी तुरंत बोला थी, क्वेश्चन रिपीट हो जाए। राज्यपाल की नियुक्ति के संविधान के अनुसार कितने होते हैं? 35 वर्ष, 35 वर्ष जानते हैं। चलते हैं 45 के बाद 46। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? हम जानते हैं भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर ए, थोड़ा स्पीड पे चलता है, टाइम होने वाला है कि ना। ऐसे पूरा बाबर अकबर के बारे में, बाबर का जानते हैं मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर है कि ना। पानीपत के प्रथम युद्ध किसने? बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया है? 5 बार। उन्होंने लिख देगा आएगा तो 46 के बाद कितना? 47। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? राम कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट चलते हैं 48 के बाद 49 होगा ना। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में है? तो हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में है? तो पूरा ग्रह के बारे में कल्पना बतलाते कि ना। तो हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में है? तो हमारा सौर मंडल मंदाकिनी आकाश गंगा में है, ठीक, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 49, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो बतलाएगा राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है? पहले बतलाइएगा। कालिदास है, जयदेव है, गीत गोविंद। कौन गोविंद? गीत गोविंद, गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, है ना। पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। राज तरंगिणी लेखन कौन है? कलहन, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? क्या है? राज कलहन, क्या है? कलहन। मृगकटिच्छम किसका है? कालिदास। मुद्राराक्षम किसका? कालिदास। ऐसे पूरा पुस्तक सबका नाम एकदम लिख देगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? तो हम जानते हैं हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? 1576। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? 1576। हल्दी घाटी की युद्ध कब लड़ा गया था? 1576। किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा, कब लड़ा गया था? तो 1576। कौन होगा ऑप्शन? हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? 1576। नेक्स्ट देखते हैं
रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि पहले बताओ, पहले बताओ। महात्मा गांधी को, महात्मा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ को क्या बोला था? गुरुदेव। क्या बोला था? गुरुदेव। तो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी। बाकी बात महात्मा गांधी के बारे में पूरा अभी लिखे हैं, है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एकदम लास्ट है 50। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा कौन संविधान संशोधन हुआ है? 42वां संविधान संशोधन। इसी 42वां संविधान संशोधन में 42 पहले बताए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। इसी 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो बोला किस संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? तो 42वां संविधान संशोधन। कमेंट में बताइएगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। तो बाकी बात खत्म हो गया ना, लास्ट क्वेश्चन है। बाकी बात कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है बताइएगा। और अगर हम 30 दिन प्रैक्टिस सेट, फिर से बोल रहे हैं, अगर हम 30 दिन प्रैक्टिस सेट चलाएंगे और चलाएंगे, अगर आप 30 दिन प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा तो आपको जो है 45 प्लस 50 में कन्फर्म, 45 प्लस अगर आप कर लीजिएगा आपका मेरिट कोई नहीं रुकेगा। मेरिट रिजल्ट तो 20-22 पे हो जाएगा, 22 पे। और मेरा प्रैक्टिस सेट में अगर मार रहे हैं ठीक, अगर मेरा प्रैक्टिस सेट में 20 प्लस हो रहा है आपका, तो वहां पर 40 प्लस कौन रोकेगा? कन्फर्म। कि थोड़ा हम लेवल ऊपर रखते हैं, लेवल ऊपर रखते हैं इसलिए कि वहां पे हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन लेवल रहेगा, क्योंकि हम दिए हैं और निकाले भी हैं। बाकी बात अलग अलग एग्जाम भी निकाले हैं, थोड़ा अनुभव है इसीलिए बता रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल 6:15 में। आप लोग फिर लाइव जुड़िएगा और इस जितना बोले हैं एक बार फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा। अब मेरे साथ बोलिएगा या कॉपी लिख करके याद कीजिएगा उसको, अब मैथ को फिर बनाइएगा। ठीक है।